अनन्या के कपूर मेंशन से निकलते ही एक गाड़ी और उसके पीछे पीछे लग गई जिसमें इस वक्त नमन मेहरा बैठा था। संजय कपूर ने उसे एक काम सौंपा था और अब उसे वो काम पूरा करना था। गाड़ी में बैठी अनन्या प्यार से उसकी टिफिन की तरफ देख रही थी जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं पीछे वाली गाड़ी में नमन के चेहरे पर डर देखा जा सकता था। उसने संजय कपूर को हाँ तो बोल दिया था लेकिन उसने उसे जो काम सौंपा था वो पूरा करना बेहद मुश्किल था और शेर की गुफा में घुसकर शेर से ही पंगा लेना आसान नहीं होता। नमन की गाड़ी अब अनन्या की गाड़ी को ओवरटेक करने लगी थी और देखते ही देखते नमन की गाड़ी कपूर इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया के अंदर भी एंटर हो गई। अनन्या अपनी गाड़ी से बाहर निकली और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक ही एक शख्स आकर उसके सामने खड़ा हो गया तो उसे देखते ही वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसके हाथों से वो टिफिन नीचे गिरने ही वाला था कि नमन ने अपने हाथ से उस टिफिन को संभाल लिया और बोला, मुझे लगा तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने मुझे पहचान लिया। अनन्या की आंखें पलक तक नहीं झपका रही थी। वो एकटक नमन की तरफ देख रही थी लेकिन अगले ही वो कांपते हुए होश में आई और वहां से जाने लगी क्योंकि वो नमन का काम ना तो दूर उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन वो आगे बढ़ती उससे पहले ही नमन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। हाथ छोड़ो मेरा। अनन्या गुस्से से बोली लेकिन उसका गला भरा हुआ था। वो अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी पर नमन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अनन्या अपना हाथ छुड़वाने के लिए हाथ से जोर लगाने लगी लेकिन नमन ने उसका हाथ उतनी ही ज्यादा कसकर पकड़ा और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मैं जानता हूँ नफरत करती हो तुम मुझसे लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने जो गलती की उसकी माफी मुझे मिलेगी नहीं लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांग कर मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दे दो। उसकी बात सुनकर अनन्या का कांपना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी नमन प्लीज यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा लेकिन जब तक मैं तुम्हें अपनी बात नहीं कह देता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहते हुए उसने अनन्या को उसके कंधों से पकड़ लिया और अब आगे बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है लेकिन मेरा यकीन करो उस वक्त मैं मजबूर था। मेरा बिजनेस डूब रहा था और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, परिधि से शादी करना क्योंकि उसके पेरेंट्स मुझे बिजनेस में हेल्प करने वाले थे। बस इसीलिए मैंने उससे शादी की। मैं सच में तुमसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ तुमसे ही। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और ये थप्पड़ और किसी ने नहीं अनन्या ने खुद ने ही मारा था। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आज तो तुमने ये बात कह दी लेकिन आज के बाद अगर मेरा नाम भी तुमने अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्यार शब्द भी तुम्हारे मुंह से मुझे नफरत से भी ज्यादा बुरा लगता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। नमन ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे इस वक्त अनन्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि संजय ने उसे अनन्या को एक बार फिर से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था और अब वो कोई गलती नहीं कर सकता था। अब अनन्या एक बार फिर से गुस्से से उसे देखते हुए बोली, आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हारा नहीं पता लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ और अब मैं वो अनन्या नहीं जिसे तुम अपनी बातों में पटा लोगे। मैं अनन्या मान्य कपूर हूँ। अगर मेरे पति को पता भी चला ना कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की है तो ना तुम सलामत बचोगे और ना ही तुम्हारे हाथ। ये बात कहते वक्त अनन्या के चेहरे पर निडरता भी थी और गुरूर भी था। अपनी बात कहकर अनन्या वहां से चली गई और नमन बस उसे जाते देखता रह गया। उसे अब सबसे ज्यादा गुस्सा तो संजय कपूर पर आ रहा था जिसने उसे इस जगह पर फंसाया था। जिस लड़की को उसने एक चीज की तरह इस्तेमाल किया आज उसी लड़की ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ा था और ये तमाचा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अनन्या लिफ्ट से होते हुए ऑफिस तक आ गई लेकिन मान्य के सामने जाने से भी उसे डर लग रहा था।
उसने अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया क्योंकि नमन से बात करते वक्त उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले थे और अगर उन आंसुओं के निशान भी मान्य देख लेता तो बेचैन हो जाता। अपने मान्य को तकलीफ होती हुए वो बिल्कुल नहीं देख सकती थी। मान्य इस वक्त मीटिंग रूम में था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी, वरना अब तक तो शायद वो नमन के 2 टुकड़े कर चुका होता और ये बात संजय कपूर जानता था, इसीलिए उसने नमन और अनन्या के आमने सामने के लिए यही वक्त चुना था। अनन्या हिम्मत जुटाती हुई मान्य के केबिन में आई, लेकिन जब उसने उसे केबिन में नहीं देखा तो एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और अपना चेहरा साफ करके आई, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम के बाहर आई मान्य केबिन के दरवाजे से अंदर आ रहा था। अनन्या को अपने सामने देखकर वो मुस्कुराया और उसकी तरफ आया और बोला, आज फिर साहिबा लंच लेकर आई हो ना, मतलब एक परमिशन देने के बाद तुम तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी हो। आपके प्यार ने बिगाड़ दिया है मुझे, अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा तो मान्य उसे कमर से थामकर अपनी चेयर तक लेकर आया और फिर खुद बैठकर उसके पेट से अपना सिर लगा लिया तो अनन्या भी उसके बालों को सहलाने लगी। कितना बेचैन था उसका मन अब तक, लेकिन अब तो रूह को भी सुकून मिल चुका था। मान्य की छुअन उसकी हर तकलीफ की दवाई थी और ये बात हर बार साबित होती थी। मान्य कुछ देर तक यूं ही उसके पेट से अपना सिर लगाकर बैठा रहा और फिर बोला, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या साहिबा? उसकी बात सुनकर अनन्या हैरान रह गई। उसे कैसे पता, क्योंकि भले ही वो मान्य के पास थी, उसके साथ थी, लेकिन दिमाग में नमन की बातें अभी भी चल रही थी जिन्हें वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। पर मान्य के यूं पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराई और टिफिन लेकर टेबल की तरफ बढ़ गई और बोली, मुझे ये बात परेशान कर रही है कि खाना ठंडा हो जाएगा तो मेरा पति खाएगा कैसे? अगर नहीं खाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें महसूस करके ही मेरा मन, मेरा पेट, मेरा दिल सब कुछ भर जाता है। कहते हुए मान्य भी चेयर से उठकर सोफे के पास आया और फिर सोफे पर बैठकर अनन्या को खींचते हुए उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी गोद में आकर अनन्या उसके बालों को सहलाने लगी और बोली, आप नहीं खाएंगे तो आपको चलेगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपने पति के लिए इतने प्यार से खाना बनाकर लेकर आई हूँ और अब वो खाएंगे नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप चाहते हैं क्या कि आपकी साहिबा को बुरा लगे? अनन्या बोल तो अपनी बात रही थी, लेकिन उसकी बात से ज्यादा मान्य का ध्यान उसकी आवाज पर था। वहीं दूसरी तरफ परिधि उठकर नहा चुकी थी और अब शेखर राजावत ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। जब उसे अपने बेड पर परिधि नहीं मिली तो वो उठकर पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा। बाथरूम की आवाजें सुनकर वो सीधा बाथरूम में गया जहां पर परिधि नहा रही थी, तो परिधि उसे अचानक से देखकर डर गई। वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी क्योंकि शेखर राजावत की नजरें सच में बहुत ज्यादा गंदी थी। उसे यूं खुद को छुपाते हुए देख शेखर राजावत उसके पास आया और बोला, क्यों खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो मेरी जान? अब तो तुम पर मेरा पूरा हक है। कहते हुए वो उसके करीब बढ़कर उसके बालों से पकड़ उसके होठों को चूमने लगा था। परिधि ने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन शेखर राजावत उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। लेकिन परिधि इस वक्त कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, मेरी इजाजत के बिना जब कोई मुझे छूता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अपनी लिमिट में रहना। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझसे ढंग से पेश आना, वरना। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शेखर राजावत ने उसके मुंह पर जोर से तमाचा जड़ा और उसे बालों से खींचते हुए बाहर लेकर आया। परिधि ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शेखर राजावत की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल शेखर राजावत ने एक बेल बजाते हुए अपने कुछ आदमियों को अंदर बुलाया और फिर उनसे कुछ मांगा तो उन्होंने अपनी जेब में से निकालकर वो चीज उसे दे दी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने आकर परिधि को हाथ और पैरों से पकड़ लिया। इस वक्त परिधि के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। अपने सामने 4 से 5 आदमियों को देखकर परिधि की आंखें खौफ से भर चुकी थी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन आदमियों के सामने तो उसका हाथ पैर चलाना भी पॉसिबल नहीं था। वो गुस्से से शेखर राजावत की तरफ देखते हुए बोली, अपने आदमियों को बोलो मुझे छोड़ने को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शेखर राजावत हंसा और उसके करीब बढ़ने लगा।
उसे देखकर परिधि की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके हाथों में एक इंजेक्शन था जो किसी दवा से भरा हुआ था, लेकिन वो दवा नहीं बल्कि एक ड्रग था और ये वही ड्रग था जो अनन्या को भी दिया जाता था। शेखर राजावत ने उसके हाथ पर वो इंजेक्शन लगाया तो परिधि का पूरा शरीर कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। अब शेखर के आदमियों ने उसके हाथ पैर को छोड़ दिया था और कमरे से बाहर चले गए थे। परिधि के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और उसे अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ। शेखर राजावत उसे देखते हुए हंस रहा था और अब वो अपने ही कमरे में बने एक छोटे से बाहर की तरफ बढ़ गया और शराब पीने लगा। उसे इंतजार था उस नशे का पूरी तरह से परिधि पर असर हो जाने का। अनन्या चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन मान्य उसकी आवाज से ही उसकी तकलीफ पहचान सकता था और उसे खुद से नजरें चुराते हुए देख मान्य को पूरा यकीन हो चुका था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, लेकिन फिलहाल उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसके हाथों से चुपचाप खाना खाने लगा। अनन्या उसे प्यार से खिला रही थी और मान्य भी उसे खिला रहा था। खाना खत्म होने के बाद मान्य ने यूं ही उसे गोद में उठाया और फिर बाथरूम तक लेकर गया था ताकि दोनों हाथ धो सके। उसके हाथों को अपने हाथों में ही पकड़ मान्य ने दोनों के हाथ एक साथ धोए और फिर बाथरूम से बाहर आकर उसे एक बार फिर से सोफे की तरफ लेकर बढ़ गया तो अब अनन्या हैरानी से उसे देखने लगी। अब मैं जाऊं? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो मान्य मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे जाऊं, तुमने मुझे मीठा तो खिलाया ही नहीं। उसकी बात सुन अनन्या ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या बात कर रहे हैं आप मान्य? मैंने आपको अपने हाथों से कस्टर्ड खिलाया है, आपको याद नहीं है क्या? अच्छा, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल मीठा नहीं लगा। मान्य, मैंने खुद चेक किया है, उसमें मीठा बिल्कुल ठीक था, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। वो मासूमियत से बोली। अच्छा, लेकिन मुझे सच में उसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो कुछ और मीठा खाने का मन हो रहा है। अब उसने अनन्या के होठों की तरफ अपनी नज़र डालते हुए कहा तो अनन्या के गाल शर्म से लाल होने लगे। अब वो समझ रही थी कि मान्य किस मीठे की बात कर रहा है। वो उसकी गोद से उठी और बोली, प्लीज मान्य, मुझे जाने दीजिए, ये ऑफिस है और यहाँ आपको काम करना होता है। एल अच्छा, लेकिन फिलहाल तो मेरा कुछ और करने का मन हो रहा है। उसने उसे फिर से अपनी गोद में वापस उठाकर कहा तो अनन्या उसकी गोद में सिमटने लगी। वो उसके सीने से अपना सिर रगड़ते हुए बोली, कोई आ जाएगा मान्य। अच्छा, ऐसा क्या? कहते हुए उसने टेबल पर रखा एक रिमोट उठाया और उसमें से बटन प्रेस किया तो दरवाज़ा लॉक होने की आवाज आई। अब मान्य उसके चेहरे को हाथ से अपने सामने लाते हुए बोला, अब तो कोई नहीं आएगा ना? क्या अब मैं अपना मीठा चख लूं? उसके कहने और अनन्या अब उसे रोक ही नहीं पाई। उसने बस चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। वो शर्म और हया से लिपटा हुआ चेहरा मान्य को और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा था। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखे तो अनन्या की आंखें बंद हो गई। पहले तो कुछ पल वो यूं ही उसकी किस को फील करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ मान्य के सिर पर चले गए थे और वो उसके बालों को सहला रही थी। मान्य लगातार उसके होठों को चूम रहा था और उसके होठों पर हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। उसे मजा आता था अनन्या के होठों से छेड़खानी करने पर अनन्या भी उसे उसी तरह का रिस्पॉन्स दे रही थी। वो भी उसके होठों पर हल्का हल्का वाइट करती थी और उसके होठों पर अपने होठों को रगड़ रही थी। दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे। उनमें से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जब सांसों ने उखड़ने की जिद की तो उन दोनों ने एक दूसरे के होंठ छोड़े। अनन्या के होठों से लिपस्टिक बिल्कुल हट चुकी थी और उसके होंठ अब मान्य के होठों ने सुर्ख लाल कर दिए थे। उसने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका ली तो मान्य ने एक बार फिर से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को उसके कानों तक ले जाते हुए बोला, एक बार और। उसके इस तरह कहने से अनन्या के धड़कन तेजी से बढ़ने लगी थी। मान्य उससे जितना मर्जी प्यार कर ले उससे, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरता था और ये बात उसे मान्य को और प्यार करने पर मजबूर कर देती थी।
उसने यूं ही अपने पलकें झुकाए रखी तो मान्य ने एक बार फिर से उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुका लिया और उसके होठों को चूमने लगा, और इस बार और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होकर। अनन्या भी उसे पूरी शिद्दत से झूम रही थी। अब एक बार फिर दोनों आधे घंटे तक यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे। अब जब दोनों ने एक दूसरे के होठों से अपने होठों को अलग किया तो अनन्या ने जल्दी से मान्य के सीने पर अपना सिर रख लिया, क्योंकि वो शर्म से लाल हो रही थी। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, मान्य ने उसके बालों के साथ खेलते हुए कहा तो अनन्या ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखती हुई बोली, मान्य इस वक्त हम ऑफिस में है और आई नो साहिबा, लेकिन सीरियसली आई कांट माई सेल्फ, प्लीज अलाउ मी, मान्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब अनन्या क्या ही कहती, जो उससे प्यार करने से पहले भी इजाजत मांगे उसे रोका भी कैसे जाए। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा और ऊपर उठाया और मान्य के होठों पर अपने होंठ रख दिए तो मान्य ने भी उसे अपनी बाहों में समेटे हुए उसे एक बार फिर से चूमना शुरू कर दिया। उसे किस करते हुए ही मान्य उसे गोद में लेकर उठा और सामने की तरफ चला गया, जहां पर एक कांच की दीवार नजर आ रही थी, लेकिन वो एक दरवाजा था। जैसे ही वो दरवाजा खुला अनन्या एकदम हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस दीवार के पीछे इतना बड़ा रूम होगा। वो रूम किसी होटल के आलीशान कमरे की तरह लग रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो सामने की तरफ एक बेड लगा हुआ था और काफी सारी लग्जरी जरूरत की चीजें भी रखी हुई थी। वो सब देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। मान्य उसे यूं ही गोद में उठाए बेड पर लेकर आया और उसे नीचे लिटाकर उसके ऊपर झुका तो अनन्या ने जल्दी से उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। मान्य का यूं उसे ऑफिस में प्यार करना उसे और भी ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर रहा था। वो उसके होठों के करीब अपने होंठ लाकर फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारा ये शर्माना मुझे तुमसे और भी प्यार करने पर मजबूर कर देता है साहिबा। उसके कहने पर अनन्या के चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कान और भी ज्यादा बिखर गई। उसे देखते हुए मान्य ऊपर की तरफ उठा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अनन्या उसकी तरफ नजरें भी नहीं उठा पाई और बिस्तर पर ही सिमटती रही। अपनी शर्ट उतारने के बाद मान्य बिस्तर पर आया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा तो अनन्या ने झट से उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए और अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाने लगी। उसकी गर्दन को चूमते हुए मान्य उसके सीने पर आया और उसके सीने पर अपने होठों से उसे प्यार करने लगा तो अनन्या आहें भरने लगी। मान्य उसे किस करते हुए उसे वहां पर सक कर रहा था और अपने प्यार के निशान वहां पर छोड़ रहा था। धीरे धीरे उसका सीना एक बार फिर से लाल हो गया था। मान्य ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो अनन्या की आंखें मदहोशी से भर चुकी थी। वैसे तो उसका हर रूप उस पर कहर बरसाता था, लेकिन जब अनन्या पूरी तरह से उसके प्यार में डूबी होती थी तो उस वक्त वो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अब उसने उसके ऊपर की कुर्ती उतार दी तो अनन्या का जिस्म उसके सामने था। वो बड़े ही प्यार से उसकी ब्रेस्ट को सहलाते हुए चूमने लगा तो अनन्या और भी ज्यादा उसमें सिमटने लग। वो उसके अंदर ही खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती थी और उसका यूं करना मान्य को बेहद अच्छा लगता था। वो धीरे धीरे उसकी ब्रेस्ट का सहला रहा था और उन्हें बहुत प्यार से चूम भी रहा था, जिससे अनन्या तेज तेज आहें भर रही थी। मान्य की छुअन और उसका इतने प्यार से उसे चूमना उसे पागल कर रहा था। उसके ब्रेस्ट को काफी देर तक यूं ही प्यार करते रहने के बाद अब मान्य उसके पेट की तरफ बढ़ा और उसके पेट को प्यार से चूमने लगा। अनन्या बेकाबू होती हुई लगातार उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए उन्हें हल्का हल्का खींच रही थी। अब नीचे हल्का सा और नीचे हुआ और उसके कपड़ों को उसके बदन से आजाद कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने होंठ रखने लगा तो अनन्या बुरी तरह से सिहरने लगी। थोड़ी देर बाद मान्य वापस ऊपर आया और एक बार फिर से अनन्या के होंठों को चूमने लगा और अगले ही पल दोनों के जिस्म एक हो गए। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ना जाने कब तक यूं ही दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। शाम हो चुकी थी और मान्य अभी भी अनन्या को लेकर उसी रूम में था, पर अब दोनों सिर्फ एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। मान्य उसे लेकर बाथरूम में गया और फिर उसे अच्छे से नहलाकर वापस उसके कपड़े पहनाए। वैसे भी अब शाम हो चुकी थी तो मान्य को भी घर जाना था, इसलिए दोनों एक साथ ही ऑफिस से बाहर निकले और घर पहुंचे।
घर पहुंचने पर अनन्या मान्य के लिए ब्लैक कॉफी लेने किचन में चली गई। हालांकि वो उसे रोकना चाहता था लेकिन उसे खुश देखकर रोक नहीं पाया। वो अपने कमरे में आया, उसी वक्त उसका फोन बजा तो उसने फोन रिसीव किया। ये फोन उसके उस आदमी का था जिसे उसने शेखर राजावत पर नजर रखने के लिए कहा था। इस आदमी ने मान्य को बताया कि शेखर राजावत के मेंशन पर परिधि कल से आई हुई है और अब तक बाहर नहीं निकली। उसकी बात सुनकर मान्य के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। दो घटिया लोग मिलकर अब उसके खिलाफ साजिश रचने वाले थे। उस आदमी ने मान्य को शेखर राजावत की हिस्ट्री पहले ही बता दी थी कि अनन्या जिस पागल खाने में थी वहां पर शेखर राजावत का आना जाना था, क्योंकि वो वहां काफी डोनेशन देता था। लेकिन वो वहां पर कभी कभी नहीं बल्कि रोज जाता था और उसके आदमी भी उसके साथ ही होते थे। और उस पागल खाने के बारे में भी उसने मान्य को कई बातें बताई थी जिसे सुनकर मान्य का खून खौल उठा था। उसके अलावा शेखर राजावत की आज तक की सभी गतिविधियां और उसके सभी कांड मान्य के हाथ लग चुके थे। अभी वो फोन पर भी बात कर रहा था कि साहिबा कमरे के अंदर आई। उसने अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें मान्य के लिए ब्लैक कॉफी और अपने लिए नॉर्मल कॉफी रखी हुई थी। उसे कमरे में आते देख मान्य ने अपने आदमी से बाद में बात करने के लिए कहा और फिर फोन काट दिया। अनन्या ने आकर उसे कॉफी दी और फिर दोनों ने आराम से कॉफी पी। मान्य अभी भी उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। अभी भी कुछ तो कमी थी, वरना उसके साहिबा हमेशा बेहद खिली खिली लगती थी। लेकिन अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। अनन्या चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी शेखर की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। वो अपने मन से उसे भुला चुकी थी लेकिन उसकी घटिया बातें अभी भी उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। कुछ देर बाद दोनों डिनर के लिए नीचे आए और फिर खाना खाकर वापस आ गए। दोनों के बीच पहले ही काफी कुछ हो चुका था तो अब मान्य अनन्या को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देने वाला था। दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर एक दूसरे को बाहों में भरकर सो गए। अनन्या सुकून से सो चुकी थी लेकिन मान्य तो एक मैदान तैयार कर रहा था जिसमें एक खेल खेला जाने वाला था और उसे ये सब इसी हिसाब से प्लान करना था कि दुश्मनों को लगे कि ये खेल और ये जंग उनकी तरफ से शुरू की गई है, लेकिन उन्हें सिवाय हार के वहां से कुछ नहीं मिलने वाला था। परिधि को होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली और आखिर खोलते ही उसके सिर में जोरों से दर्द होने लगा। उसे जो ड्रग दिए गए थे वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे। उसने अपनी हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने ही लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। वो महसूस कर सकती थी अपनी बॉडी में हो रहे दर्द को। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो शेखर राजावत अंदर आया और गुस्से से उसे देखने लगा। वो उसे गाली देते हुए बोली, कुत्ते मेरे हाथ पैर खोल वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ जो किया है उसके बाद अब तू देखता जा मैं तेरा क्या हाल करूंगी। शेखर राजावत के हाथों में शराब की बोतल थी। वो उसे अपने मुंह से लगाते हुए बोला, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती बल्कि अब तो तू मेरा वो काम करेगी जिसके लिए मैं तुझे अपने पास लाया था। मुझे उस मान्य से अपना बदला चाहिए और उसके लिए मुझे तेरी जरूरत है। परिधि उस पर चिल्ला तो रही थी लेकिन उसे अपने बॉडी में दर्द के अलावा कुछ और भी महसूस हो रहा था और धीरे धीरे वो चीज अब बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें घुटने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा। वो बुरी तरह से कांप रही थी और अपने हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो अपनी जगह पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसका कांपना और भी ज्यादा बढ़ता गया और वो अपने सांसों के लिए भी लड़ने लगी। तो शेखर राजावत उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, इस हालत में मारेगी तू मुझे? पहले खुद को तो संभालना सीख। तुझे ऐसा नशा दिया है कि अब तू 24 घंटे उस नशे के लिए तड़पेगी और मैं तुझसे जो करने को कहूंगा वो तू हंसते हुए करेगी। इतना कहकर उसने बाहर किसी आदमी को आवाज लगाई तो 2-3 आदमी जल्दी से उस कमरे में अंदर आए। उन्हें अपने सामने देखकर परिधि बुरी तरह से तड़पने लगी, क्योंकि उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। भले ही वो न जाने कितने ही गैर मर्दों के साथ सोई हो, लेकिन अपने सामने इतने आदमियों को एक साथ देखकर और अपनी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था।
उन आदमियों में से एक आदमी ने इंजेक्शन में एक बार फिर से वो ड्रग भरा तो वो जोरों से चिल्लाने लगी और उसे गालियां देते हुए खुद से दूर रहने लगी, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके बिल्कुल पास आया और उसने उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो कुछ ही देर में वो शांत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ना जाने कितना ही सुकून मिल गया हो, वरना अब तक तो वो बुरी तरह से तड़प रही थी। धीरे धीरे एक बार फिर से उसकी आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। उसके नींद में जाने के बाद शेखर राजावत उसके करीब आया और अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर झुकने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें उस कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह मान्य आज भी अनन्या को लेकर जिम एरिया में गया और उसे चुपचाप एक्सरसाइज करने के लिए कहा। अनन्या ने आज भी नखरे किए, लेकिन आखिर में उसे मान्य की बात माननी पड़ी। लेकिन मान्य फिर से उसे सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा था। वो पहले धीरे धीरे उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था और फिर उसको हैवी एक्सरसाइज करवाने वाला था। उसे अपनी साहिबा को एकदम परफेक्ट बनाना था, जो कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। कुछ देर बाद दोनों वापस कमरे में आए और फिर मान्य उसे अपने साथ ही बाथरूम में ले गया। दोनों नहाकर बाहर आए और फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आए। युवराज जी और अंजलि जी उन दोनों को एक साथ खुश देखकर खुश थे, लेकिन अभी भी उन्हें मान्य का उनसे अच्छी तरह से बात ना करना बहुत चुभता था। लेकिन उनके लिए इतना ही काफी था कि अब उनका बच्चा घर पर आने लगा है, उनके सामने बैठकर खा पी रहा है और अपनी वाइफ के साथ खुश है, पर अनन्या को उन्हें भी उनके हिस्से का प्यार देना था। थोड़ी देर बाद माया ऑफिस के लिए निकल गया तो अनन्या अंजलि जी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन वो कुछ कमी तो मान्य की पूरी कर ही सकती थी। आज भी वो दिन में उसके लिए लंच बनाकर लेकर जाने वाली थी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त था तो वो अंजलि जी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही थी। 5 दिन बाद मान्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि आज उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो थोड़ा जल्दी ही घर से जाने वाला था। उसने अपना नाश्ता भी नहीं किया और यूं ही ऑफिस जा रहा था। अनन्या ने भी उसे नहीं रोका तो क्यों, जानती थी कि काम के वक्त मान्य बिल्कुल अलग होता है और किसी चीज की होश नहीं होती। वैसे भी उसका खुद का भी नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने सोचा था कि वो बाद में मान्य के लिए नाश्ता ऑफिस लेकर जाएगी और उसके साथ ही खा लेगी। कुछ दिनों से उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो बेमन से खाती थी, क्योंकि मान्य खुद अपने हाथों से उसे खिलाता था। उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी थी, पर वो मान्य के सामने जताती नहीं थी, क्योंकि उसकी छोटी सी छोटी तकलीफ भी मान्य को बहुत ज्यादा बेचैन कर देती थी। मान्य को गए 3 घंटे हो चुके थे और अनन्या को भी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो उसने अपना और उसका खाना पैक करवाया और लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन ऑफिस जाने पर उसे पता चला कि मान्य तो एक मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गया हुआ। अभी वो गाड़ी से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में ही थी कि उसे किसी की आवाज में कानों में सुनाई दी। यस, मान्य सर होटल के लिए निकल चुके हैं। आज उनकी ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए उन्हें देर हो गई, लेकिन जल्द ही वो आपके पास पहुंच जाएंगे। वैसे भी अब वो आपके बिना रह ही नहीं पाते। अनन्या ने पलट कर देखा तो पीछे खड़ा एक आदमी, जिसका चेहरा उसकी तरफ नहीं था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जो बात उसने कही उसे सुनकर अनन्या का सिर घूमने लगा था। उस आदमी की बात सुनकर अनन्या का सिर घूमने लगा था। मान्य का किसी होटल में किसी लड़की के साथ जाना, ये सुनकर ही वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। मान्य को वो किसी के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी पर अपना हाथ रखा और खुद को संभालने लगी। कुछ देर नॉर्मल सांसें लेने के बाद वो वापस उस आदमी की तरफ घूमी ताकि उसे पूछ सके कि वो क्या बात कर रहा था और उसके कहने का मतलब क्या था। लेकिन जब उस आदमी की तरफ घूमी तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों उसकी तबीयत इस तरह से खराब रहने लगी है। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मान्य के ऑफिस में ना होने का सुनकर वो वापस गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को घर पर चलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ द क्वीन होटल के सबसे आलीशान कमरे में परिधि मेहरा बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी हालत फिलहाल थोड़ी खराब थी।
उससे बेड पर से उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और इन सब का कारण वो नशा था जो शेखर राजावत उसे पिछले कई दिनों से दे रहा था। वो उस नशे के लिए तड़प रही थी और उसके सामने बैठा शेखर राजावत उसे वो न ड्रग नहीं दे रहा था जिसके तलब लगवाने वाला वो खुद ही था। वो लगभग उसके सामने उस नशे के लिए भीख मांग रही थी पर शेखर राजावत तो जैसे उसे यूं तड़पता हुआ ही देखना चाहता था। परिधि बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों मुझे यहाँ पर लाए हो और अब मुझे वो ड्रग्स भी नहीं दे रहे। जब मुझे नहीं चाहिए थे तब तुम मुझे उस ड्रग की डोज देते थे और जब मैं तुमसे मांग रही हूँ तो दे नहीं रहे। प्लीज मुझे वो दे दो, मुझे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, तुम देख रहे हो ना। अभी नहीं मेरी जान, अभी तो तुम्हें और तड़पना है। जब तक तुम पूरी मरने की हालत में नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें वो डोज बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिर तभी तो तुम मेरा दिया हुआ काम अच्छे से करोगी। कहते हुए शेखर राजावत एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर परिधि को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और ये गुस्सा वो किसी और पर नहीं उतार सकती थी, इसलिए खुद के ही बाल नोचते हुए बोली, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। जैसा कहोगे, जिसके साथ कहोगे मैं कर लूंगी, बस मुझे वो नशा दे दो। मैं सच में मर रही हूँ, मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है, प्लीज मुझ पर तरस खाओ। वो किसी भिखारी की तरह भीख मांग रही थी और शेखर राजावत उसे तड़पता हुआ देख उतना ही ज्यादा हंस रहा था। अच्छा, मैं जो कहूंगा वो करोगी? शेखर राजावत एक डेविल स्माइल चेहरे पर लिए बोला तो परिधि के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए क्योंकि अब उसे उम्मीद हो चुकी थी कि शेखर राजावत उसे वो इंजेक्शन दे देगा। उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ वादा करती हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। ठीक है, खुद अपने कदमों से चलकर मेरे पास आओ। और फिर कहते हुए उसने अपनी पैंट की जिप खोल दी तो परिधि ने बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे देखा पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो उस नशे की तलब में बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में आ चुकी थी। उसके होंठ सूख रहे थे और उसकी सांसें भी उसे घुटती हुई महसूस हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठी और फिर शेखर राजावत के पास आई और नीचे की तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए बैठ गई तो शेखर राजावत उसके बालों को पकड़कर कुछ ही देर में जोरों से आहें भरने लगा। लगभग आधे घंटे बाद परिधि बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुकी थी। अब शेखर राजावत ने उसे बालों से पकड़े हुए ही नीचे जमीन पर फेंका और फिर फोन कर अपने एक आदमी को बुलाया क्योंकि परिधि इस वक्त लगभग मरने की हालत में ही पहुंच चुकी थी। अगर उसे 10 मिनट के अंदर वो नशा नहीं दिया जाता तो उसकी सांसें वही खत्म हो जाती। कुछ ही पलों में एक आदमी शेखर राजावत के सामने था। उसने अधमरी परिधि को नीचे जमीन पर से उठाया और फिर बेड पर फेंक दिया और अपनी जेब में से इंजेक्शन निकालकर उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। परिधि लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया पर अब उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसका कांपना भी लगभग बंद हो चुका था। उसे एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए शेखर राजावत अपने आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मान्य को भी इसी हालत में इस कमरे में लेकर आओ, आखिर उसे भी तो पता चले गए शेखर राजावत से पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। शेखर राजावत की बात सुनकर ये आदमी मुस्कुराया और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शेखर भी उस कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद 2 आदमी आए और मान्य को उस बिस्तर पर सुलाकर चले गए। मान्य भी इस वक्त बेहोशी की हालत में था। शायद उसने भी किसी तरह का नशा ले रखा था। उसके बाद उन दोनों आदमियों ने मान्य और परिधि के कपड़े उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दिए और उन्हें यूं ही बिस्तर पर छोड़कर वहां से चले गए। अनन्या काफी देर से मान्य का इंतजार कर रही थी। उसने सुबह से एक बार भी मान्य से बात नहीं की थी और ना ही उसे देखा था। ऑफिस में भी वो यूं ही वापस आ गई थी और ऊपर से उस आदमी ने जो बातें कही थी उसे सुनकर वो बहुत ज्यादा बेचैन थी। ना ही उसकी तबीयत ठीक थी और ना ही वो कुछ और सोच पा रही थी। बस वो बेसब्री से मान्य का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगभग से 12 बज चुके थे पर मान्य अभी तक वापस नहीं आया। वो यूं ही बिस्तर पर आई और फिर मान्य की तस्वीर अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेट गई। नींद तो उसे नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश कर रही थी।
ना जाने कितने ही घंटे को यूं ही करवटें बदलती रही और फिर सुबह होते होते उसे नींद आ ही गई। सुबह के 8 बजे उसकी आंखें खुली। उसने सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही देखा। उसे उम्मीद थी कि मान्य आ गया होगा, लेकिन मान्य अभी तक नहीं आया था और उसे अपने पास ना पाकर अब उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही देर में वो तैयार हो चुकी थी। तैयार होने के बाद वो नीचे आई तो अंजलि जी ने उसे नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो क्वीन होटल जा रही थी। मान्य के मैनेजर अक्षित से उसने मान्य की कल की सारी मीटिंग की डिटेल ले ली थी और उसी से उसे पता चला कि उसकी क्वीन होटल में भी एक मीटिंग थी, इसलिए अब वो वहीं पर जा रही थी। अनन्या द क्वीन होटल पहुंच चुकी थी और इस वक्त वो रिसेप्शन पर थी। वो वहां पर मान्य के नाम से बुक रूम के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी भी गेस्ट के बारे में बताकर वो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। उनकी बात सुनकर अनन्या मायूस हो गई। उसने अपने फोन की तरफ देखा, जिससे उसने तकरीबन 20 बार मान्य को फोन कर लिया था, लेकिन मान्य ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। वो मायूसी भरा चेहरा लिए बाहर की तरफ जाने लगी कि एक शख्स उसके पास आकर बोला, आप मान्य कपूर की बीवी है ना? आप शायद उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। मैं अभी अभी उनसे मिलकर आ रहा हूं। वो रूम नंबर 101 में है। उसकी बात सुनकर अनन्या कुछ पल तो उसे ही हैरानी से देखती रही। वो कैसे जानता है कि वो मान्य को ही ढूंढ रही है? लेकिन फिर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने उसे शुक्रिया कहा और फिर वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसके हाथ पर कांप रहे थे और वही उसे लिफ्ट की तरफ जाते हुए देख उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी से ऊपर 101 रूम के बाहर खड़े आदमी को फोन किया, जिसके साथ कुछ मीडिया रिपोर्टर भी थे, लेकिन फिलहाल वो कुछ दूरी पर थे। अनन्या उस फ्लोर पर पहुंची और एक गहरी सांस लेकर लिफ्ट से बाहर निकलकर रूम ढूंढने लगी। सामने ही उसे 101 दिखाई दिया तो उसने पहले दरवाजा नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने खुद हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा पूरा खुल गया, पर दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सामने का नजारा देखकर जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। सामने बिस्तर पर 2 लोग पड़े हुए थे और उनकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना तो देख चुकी थी कि सामने बिस्तर पर कौन है, और उसे देखकर वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी सांसें बढ़ चुकी थी। वो डरते हुए पीछे हट गई थी, लेकिन उसे दरवाजा खोल देखा मीडिया सारा उसकी तरफ आ चुका था और अब अनन्या तो पीछे हट चुकी थी, लेकिन वो मीडिया पूरा अंदर ही जा चुका था और बिस्तर पर लेटे हुए लोगों की तस्वीरें खींचने लगा, जो एक दूसरे की बाहों में सुनते हुए थे, लेकिन उन पर कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं था। आधे से ज्यादा उनके कपड़े उतरे हुए थे और जो पहने हुए थे वो भी बेहद खस्ता हालत में थे। सामने बिस्तर पर शेखर राजावत और उसके साथ ही एक लड़की थी। मीडिया वाले उन दोनों की अब एक शख्स ने जाकर उन दोनों के चेहरे पर पानी डाला ताकि नींद से जागे और देख सके कि एक ही पल में उनकी दुनिया कैसे पलट गई। अनन्या को वहां पर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए वहां पर जाने लगी थी। उसके सामने ही मान्य आकर खड़ा हो गया। अपने सामने मान्य को देखकर वो जल्दी से उसके सीने से लग गई और रोने लगी। उसने शेखर राजावत को पहचान लिया था और उसे देखकर डर से कांप रही थी। एक बार फिर से उसे अपनी ही तस्वीरें दिखाई देने लगी थी, जिनमें किसी वक्त पर शेखर राजावत ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसे वो नशे दे देकर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी। उसकी जिंदगी बर्बाद तो नमन मेहरा ने की थी, लेकिन शेखर राजावत ने तो उसकी जिंदगी को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसे बस एक लाश बनाकर छोड़ दिया था। मान्य जानता था कि उसने शेखर राजावत को देख लिया है, पर वो चाहता था कि वो उसे देखें और आगे जो होने वाला था वो भी देखें, क्योंकि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोगों को उसके सामने ही बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, साहिबा क्या हुआ? मान्य वो गंदा आदमी अंदर। अभी डरते हुए बोल ही रही थी कि अंदर कमरे पर जोरों से आवाजें आने लगी।
शेखर राजावत उठ चुका था और उसके साथ सोई हुई लड़की भी। दोनों खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया वाले उन दोनों की तस्वीरें खींच रहे थे और साथ ही साथ उनसे भद्दे सवाल भी कर रहे थे। शेखर राजावत, आप राजनीति में बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों से वादे करते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही महंगे होटलों में इस तरह से रातें बिताते हैं। क्या ये सब आपको शोभा देता है? एक नेता का काम होता है उसकी जनता का दुख सुनना और उनके लिए भलाई के काम करना, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। क्या जनता ने आपको ये सब देखने के लिए अपना नेता बनाया था? हम सब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग भलाई की आड़ में पैसा कमाकर अपने इन्हीं गंदे कामों पर उन्हें खर्च कर रहे हैं? शादीशुदा है लेकिन फिर भी पराई लड़कियों के साथ इस तरह से होटल में रात बिता रहे हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी आपके बनाए हुए रास्ते पर चले? आपको जवाब देना होगा। मीडिया वाले बहुत ज्यादा गर्म होकर उसकी इज्जत उतार रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोला, बंद करो अपने कैमरा और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सब लोगों को बर्बाद कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो, मुझे एक ही पल में मैं तुम सबकी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। उसे यूं खुद को धमकाते हुए देखते मीडिया वाले और भी ज्यादा गर्म हो चुके हैं और उनमें से एक बोला, आप लोगों ने हमें समझा क्या है नेताजी कि आप हम लोगों के पैसों से ऐश करेंगे और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। अब हमारी छोड़िए, पहले आप खुद को बचाकर दिखाइए। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे लेकिन अब वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो खुद पर ब्लैंकेट ओढ़कर वहां से खड़ा हुआ और फिर अपने कपड़े ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर उसके कपड़े मौजूद ही नहीं थे। कपड़े क्या, अब तो उसकी पूरी इज्जत मान्य कपूर उतार चुका था। अब मान्य अंदर गया तो उसे अंदर आते देख अब सभी मीडिया वाले उसकी तरफ देखने लगे। कैमरा भी मान्य की तरफ घूम गया था। मान्य ने अनन्या को रक्षित के साथ रहने के लिए बोला था और रक्षित अनन्या को वहां से लेकर जा चुका था, पर वो ये सब लाइव देख सकती थी क्योंकि रक्षित ने उसके सामने लैपटॉप ऑन कर दिया था। मान्य को अंदर आते देख मीडिया वाले जल्दी से उससे सवाल पूछने लगे, मान्य कपूर आप यहाँ पर? इसका मतलब क्या आप ये सब जानते हैं? आप शेखर राजावत के साथ बिजनेस रिलेशन में रह चुके हैं, लेकिन हमने सुना है कि परसों ही आपने इनके साथ सारी बिजनेस डील तोड़ दी, तो क्या हम ये समझे कि इनके इन्हीं हरकतों की वजह से आपने इनके साथ अपना सारा बिजनेस खत्म कर दिया, या फिर वजह कुछ और थी? मान्य को अपने सामने देखकर शेखर राजावत और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो समझ चुका था कि ये सारा खेल उसका ही खेला हुआ है। मान्य को अपने सामने देखकर शेखर राजावत और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो समझ चुका था कि ये सारा खेल उसका ही खेला हुआ है। सबसे ज्यादा तो उसे मान्य की मुस्कुराहट चिढ़ा रही थी और उसे यूं गुस्से में जलते हुए देख मान्य की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वो मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं इसका सच नहीं जानता था। पहले मुझे भी यही लगा कि इन्होंने राजनीति में आकर बहुत अच्छा किया है, अब हमारे देश की जनता का भला होकर ही रहेगा, लेकिन कुछ ही दिन पहले मुझे इनकी सच्चाई पता चली, इसलिए मैंने अपने सारे बिजनेस रिलेशन इनसे तोड़ दिए थे, पर इन्होंने तो मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया था और मेरे पास इसका सबूत भी है, कहकर मान्य ने अपने फोन में एक वीडियो ऑन कर दी जिसमें शेखर राजावत उसे धमका रहा था, और ये धमकी उसने मान्य को तब दी थी जब मान्य ने उससे अपने बिजनेस रिलेशन तोड़ दिए थे। उसने शेखर राजावत की साथ की हुई डील कैंसिल कर दी थी। मान्य ने अपने सीसीटीवी कैमरा से सारी फुटेज निकाल ली थी। सीसीटीवी फुटेज को देखकर शेखर राजावत गुस्से में और भी ज्यादा उबलने लगा। वो मान्य की तरफ देखते हुए बोला, झूठ है ये सब। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए सच्चाई क्या है? आखिर इस वीडियो में आप मुझे क्यों इस तरह से धमका रहे हैं? मान्य ने कहा तो शेखर राजावत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो और भी ज्यादा गुस्से से उसे देखने लगा। तभी अचानक से ही उसे अपने शरीर में कुछ महसूस होने लगा। वो हल्का हल्का कांप रहा था। उसे पसीना आ रहा था और एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, और उसकी यही हालत देखने के लिए मान्य ना जाने कब से बेताब था। अब मीडिया वाले भी उसकी तरफ घूम गए और शेखर राजावत से पूछने लगे, तो बताइए मिस्टर राजावत, आप क्यों मिस्टर कपूर को धमका रहे थे?
एक तो आप जनता के साथ धोखा करते हैं, उनके पैसों पर अपनी अय्याशी पूरी कर रहे हैं, और फिर आप दूसरों को भी इस तरह से धमकियां देते हैं। क्या यही सब करने के लिए आपने राजनीति चुनी थी? लेकिन माफ कीजिएगा, जनता को ऐसा राजनेता बिल्कुल नहीं चाहिए। उसी वक्त एक आदमी और आया और उन मीडिया वालों की तरफ कुछ तस्वीरें बढ़ाते हुए बोला, माफ कीजिएगा मुझे कि मैं आप लोगों के पास देरी से आ रहा हूं, लेकिन इसकी भी एक वजह है कि मुझे भी इन्होंने बहुत ज्यादा डराया धमकाया था। पर मुझे लगता है कि अब मुझे भी सारा सच जनता के सामने खोल देना चाहिए, कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ा एक एनवॉल्व मीडिया वालों की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने झट से उसे पकड़ा और उसे खोल कर देखने लगे, जिसमें शेखर राजावत की तस्वीरें थी और हर तस्वीर में वो अलग लड़की के साथ था और बेहद संवेदनशील हालत में था। अपनी तस्वीरें देखकर शेखर राजावत के होश उड़ रहे थे और दूसरी तरफ उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो ऑप्शन भी उसके पास नहीं था। उसे अपने कपड़े तक नहीं मिल रहे थे और हर बढ़ते पल के साथ उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। उसने अपने ऊपर कंबल बांध लिया था। बेड पर बैठी लड़की ने भी जल्दी से बेडशीट उतारकर खुद को कवर कर लिया था और बाथरूम में चली गई थी। किसी का ध्यान अब उसकी तरफ तो था ही नहीं। सब लोग बस शेखर राजावत को घूर रहे थे और उससे सवाल पूछ रहे थे। देखते ही देखते वो और भी ज्यादा कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें मुश्किल होती जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मान्य उसकी तरफ बढ़ा और फिर बोला, मैं जानता हूँ आपसे गलती हुई है मिस्टर शेखर राजावत, लेकिन अगर माफी मांग ली जाए और गलती को सुधार लिया। अभी वो बोल ही रहा था कि कुछ इंजेक्शन और कुछ दवाइयां उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिरी जो वहीं पर रखी हुई थी। शायद गलती से उसका हाथ लग गया था, ऐसा बाकी सबको लग रहा था, लेकिन ये सब मान्य की सोची समझी साजिश थी। शेखर आजाद की हालत खराब होते देख वहां पर हर कोई हैरान था, लेकिन जैसे ही वो ड्रग्स और इंजेक्शन नीचे गिरे सब ने उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिया। उन ड्रग्स और इंजेक्शन को वहां पर देखकर तो शेखर राजावत की बची खुची इज्जत भी उतर चुकी थी। मीडिया वाले उस नशे के सामान को देखकर और भी ज्यादा भड़क गए और शेखर राजावत की तरफ देखते हुए बोले, तो ये है आपकी सच्चाई? आप न सिर्फ अय्याशी बल्कि नशे का भी धंधा करते हैं। एक अच्छा नेता वो होता है जो युवा पीढ़ी को नशे से बचाए, लेकिन यहाँ तो हमारा नेता ही नशे में डूब रहा है। क्या यही है आपका काला सच? शर्म नहीं आती आपको करते ऐसा हुए? आपको तो सजा होनी चाहिए। हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपको जेल की सजा होनी चाहिए। देखते ही देखते वहां पर शेखर राजावत मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। मीडिया ये सब लाइव दिखा रही थी तो वहां होटल के बाहर भी भीड़ लग चुकी थी जो शेखर राजावत पर टूटने वाली थी। मान्य ने एक ही वार में उसे चारों खाने चित कर दिया था। वो ना घर का रहा था ना घाट का। ये सब देखकर शेखर राजावत आपे से बाहर हो गया। अब वो अपना कंट्रोल खो चुका था। एक तरफ उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। आज तक उसने इस नशे का इस्तेमाल सिर्फ बाकी सबको अपने जाल में फंसाने के लिए किया था, लेकिन आज इसी नशे के कारण वो खुद एक जाल में फंस चुका था। उसने आज तक कभी इस नशे का सेवन नहीं किया था, लेकिन अब वो भी इसकी गिरफ्त में आ चुका था और एक बार इसकी गिरफ्त में आने के बाद इसे छोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सिर्फ मान्य ही जानता था कि उसने अनन्या को इन चीजों से कैसे बाहर निकाला था। शेखर राजावत गुस्से में अपना कंट्रोल खोकर मान्य की तरफ देखकर उसे उसके गिरेबान से पकड़ता हुआ बोला, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था और तुमने न जाने कैसे ही मुझे ही मेरे जाल में फंसा दिया। इस कमरे में मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए था। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जिंदा जला दूंगा। वो मान्या को गिरेबान से पकड़कर उसे खींचते हुए ये सब बोल रहा था, लेकिन मान्य मुस्कुरा रहा था क्योंकि शेखर राजावत ने अपने ही मुंह से अपना सारा सच बोल दिया था। लेकिन जब उसने सब कुछ बोल दिया तब उसे समझ में आया कि उसने क्या बोला है, तो वो एकदम चुप होगा। लेकिन अब मीडिया चुप होने वाली नहीं थी। अब उन्हें एक बात और मिल चुकी थी और शेखर राजावत अपने ही जाल में और भी ज्यादा गहरा फंस चुका था, जहां से अब उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
तभी वहां पर पुलिस आई और शेखर राजावत की तरफ देखते हुए बोली, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा मिस्टर राजावत। मान्य कपूर ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि उन्हें आपसे अपनी जान का खतरा है। वहां पर शेखर आजाद की हालत देखकर ही उसकी खिल्ली उड़ रही थी तो पुलिस वालों को उसे अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े देने ही पड़े। वैसे भी मान्य ने पहले ही उन्हें इस चीज के बारे में बोल दिया था, आखिर उसे नंगा रख कर भी क्या फायदा था, जो इज्जत उसकी उतरनी चाहिए कि वो तो अब उतर ही चुकी थी। शेखर राजावत के पास अपने बचाव के लिए कुछ कहने का मौका भी नहीं था। पुलिस ने उसे उसके कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगी, क्योंकि इस वक्त वो ना ही कोई नेता रहा था और ना ही कोई शरीफ इंसान। वो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम था जिसने न सिर्फ एक इंसान के साथ बल्कि हजारों लाखों के साथ धोखाधड़ी की थी। मान्य ने काफी सबूत जुटा लिए थे जिनसे साबित होता था कि शेखर राजावत ने आज तक ना जाने कितने ही लोगों के साथ बदसलूकी की है, कितने ही लोगों का हक मारा है, और वो सब उसे उम्र भर जेल की हवा खिलाने के लिए काफी था। शेखर राजावत अब और भी ज्यादा तड़पने लगा था। उसे नशे की तलब लग रही थी, लेकिन अब उसे नशा नहीं कुछ और ही मिलने वाला था, क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जेल में जाकर जो उसके साथ होने वाला था वो तो उसकी सोच से भी परे था। वही शेखर राजावत सोच रहा था कि जेल जाकर अपने पैसों के दम पर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो पैसा भी अब खत्म हो चुका था। मान्य ने सिर्फ एक नहीं हर तरफ से उसे घेर लिया था। बिजनेस के घोटाले में उसे फंसाकर उसकी प्रॉपर्टी तक बैंक के हवाले हो चुकी थी। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आई। अभी वो होटल के बाहर ही आए थे कि बाहर खड़ी जनता उस पर टूट पड़ी और उसे पत्थरों से मारने लगी। पुलिस अपना बचाव कर रही थी, लेकिन शेखर राजावत बुरी तरह से पिट रहा था। उसे पिटते हुए देख और किसी को सुकून मिला हो या ना, लेकिन उस होटल के आलीशान कमरे में बैठी अनन्या के दिल को बेहद सुकून मिल रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू बेहिसाब थे। उसे पिटता हुआ देखकर मान्य मुस्कुरा रहा था। अब वो जल्दी से अपनी साहिबा को संभालने के लिए टॉप फ्लोर पर आया। जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, बेड पर बैठी अनन्या अपनी जगह से उठी और भागते हुए उसके पास जाकर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। जैसे ही मान्य ने रूम का दरवाजा खोला, बेड पर बैठी अनन्या अपनी जगह से उठी और भागते हुए उसके पास जाकर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। मान्य उसे चुप करा रहा था, लेकिन शायद अनन्या इतनी जल्दी नहीं चुप होने वाली थी। अनन्या लगातार रो रही थी। वो उसके सीने पर उसकी शर्ट को अपनी मुठिया में भींचकर रोते हुए बोली, आपने ये सब जानबूझकर किया ना? कल आप जानबूझकर घर नहीं आए ताकि मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आऊं और फिर ये सब अपनी आंखों से देखूं। ये सब आपने जानबूझकर किया ना? उसकी बात सुनकर मान्य उसके सिर को सहला रहा था। उसने कुछ नहीं कहा तो अनन्या उसके सीने से अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, बताइए, ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया ना? मैंने कुछ भी बिना सोचे नहीं किया साहिबा। मैं चाहता था कि उस घटिया आदमी का हश्र तुम अपनी आंखों से देखो जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसे तकलीफ होते हुए तुम अपनी आंखों से देखो जिसने तुम्हारी। कहते कहते मान्य रुक गया था। कैसे कहे वो अपने होंठों से इतनी बड़ी बात कि जिस तरह शेखर राजावत ने उसकी साहिबा की इज्जत को तार-तार किया था, आज उसने भी पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पर फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो अपने हाथों से उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन ये सब भी वो बहुत जल्दी करने वाला था। इस बुराई का अंत वो अपने हाथों से करने वाला था। क्यों किया आपने ये सब? अगर उन लोगों ने आपको डोट। अनन्या अभी भी उसकी आंखों में देखकर रोते हुए बोल रही थी, लेकिन मान्य ने अब उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता साहिबा। किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे मान्य पर उंगली भी उठा सके, क्योंकि अपने पर उंगली उठाने वाले का हाथ मैं उखाड़ कर फेंक देता हूं। और कैसे ना देता उसे ये सजा? जब तक तुम्हारे हर गुनहगार की जिंदगी मैं अपने हाथों से नर्क नहीं बना देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरी साहिबा की आंखों में आंसू नहीं चाहिए, और इन सब को याद करके तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू आएंगे और मैं तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर अनन्या ने रोना बंद कर दिया था। आखिर अपने मान्य की बात वो कैसे टाल सकती है, और उसे चुप होते हुए देखते मान्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी।
वो उसका माथा चूमते हुए बोला, दैट्स माई गर्ल। लेकिन वो सिर्फ माथा चूम कर नहीं हटा, उसने अनन्या का चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अनन्या का चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था। अब उसने अपने पैर मान्य के पैरों पर रख दिया। मान्य भी उसे कमर से थाम कर पीछे बेड की तरफ ले जाने लगा। अनन्या कुछ ही पलों में उसके प्यार के रंग में रंग चुकी थी। मान्य का प्यार था ही ऐसा कि झट से अनन्या की सारी तकलीफ दूर कर उसे अपने रंग में रंग लेता। वो धीरे धीरे उसे बेड पर लेकर आया और फिर उसे नीचे की तरफ झुकाने लगा, लेकिन उसने उसे कमर से थाम रखा था, इसलिए उसे कोई तकलीफ नहीं हुई और वो आराम से बेड पर लेट गई। मान्य अभी भी उसके होठों पर किस कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी की ब्रेक नहीं की थी, लेकिन अब बेड पर आकर उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मान्या का प्यार दिखाई दे रहा था, और वो भी बेहद भरपूर, जिसमें उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। होंठ भी सुर्ख गुलाबी हो चुके थे और उन्हें देखकर तो मान्य का अब एक बार फिर से उन्हें चूमने का दिल कर रहा था। अनन्या की सांसें तेज हो चुकी थी, जो मान्य को महसूस हो रही थी। उसने अपने होंठ उसके गर्दन पर रखे और उसकी गहरी गहरी हुई सांसों को महसूस करने लगा। उसके हाथ भी अनन्या के कपड़ों के अंदर जा रहे थे और वो उसकी ब्रेस्ट को हल्का हल्का प्रेस कर रहा था, जिससे अनन्या और भी ज्यादा सिहर रही थी। मान्य की छुअन उसे पागल करने लगी थी। वो मान्य की तरफ देख रही थी, लेकिन जब मान्य ने उसके चेहरे पर नजर डाली तो वो शर्मा गई और अपना चेहरा उसने दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे अपनी नजरें घुमाते देख मान्य मुस्कुराया और फिर अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए अपने हाथों से उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा, तो अनन्या की सिसकियां निकलने लगी। मान्य ना ही उसे शर्माने दे रहा था और ना ही वो मान्या से नजरें मिला पा रही थी, और इन सबका असर उसके चेहरे की रंगत पर हो रहा था, जिसे देखते हुए मान्य और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। उसने हल्का सा ऊपर उठकर अपनी शर्ट के बटन खोले और फिर अनन्या की कुर्ती भी निकाल दी, तो अब वो सिर्फ ब्रा में उसके सामने थी। नीचे उसने एक प्लाजो पहना हुआ था और मान्य अब उसकी भी हुक खोल चुका था, लेकिन उसने खुद पैंट अभी भी पहनी हुई थी। वो कपड़ों से ही उसकी ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था और अनन्या उस हल्के हल्के दर्द को महसूस कर रही था। उसके पैर बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, जिस पर अब मान्य ने अपने पैर रखकर उन्हें एक ही जगह पर रोक दिया था, क्योंकि ये पैर उसे बहुत ज्यादा बेकाबू करते थे। मान्य ने एक बार फिर से उसे कमर से थाम कर एक झटके में उठाकर अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उसके ऊपर आकर अनन्या की क्लीवेज और भी ज्यादा दिखाई देने लगी थी और मान्य की नजरें बार बार वहां पर ठहर रही थी। अनन्या ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया और मान्य की ब्रॉड चेस्ट पर रख लिया, तो मान्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए बोला, आज मैं चाहता हूँ कि मेरी साहिबा मुझे प्यार करें। उसके यूं कहने पर अनन्या कुछ पल तो उसकी आंखों में देखती रही और फिर उसने अपने होंठ मान्य की ब्रॉड चेस्ट पर रखने शुरू कर दिए। वो हल्का हल्का उन्हें चूम रही थी और उसकी चेस्ट पर सक कर रही थी। मान्य उसे इतनी जल्दी अपनी बातें मानते हुए देख हमेशा मुस्कुराता ही रह जाता था। उसकी साहिबा भी उससे कितना प्यार करती है, ये बात सोचकर ही उसके दिल में गुदगुदे एहसास होने लगते थे। अनन्या बहुत ही प्यार से उसकी चेस्ट पर किस कर रही थी और उसकी गर्दन उसके ईयरलोब पर भी अपने होठों से उस पर प्यार बरसा रही थी। धीरे धीरे वो उसके पेट की तरफ बढ़ रही थी और उसके पेट को भी बहुत प्यार से चूम रही थी। उसने जब मान्य की पैंट के बटन को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मान्य ने उसका हाथ पकड़ा और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, तो अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप चाहते हैं ना कि आपकी साहिबा भी आपको वैसा ही प्यार करे जैसे आप उससे करते हैं, अब रोकिए मत। मान्य उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। अगले कुछ पलों में ही उसकी पैंट और अंडरगारमेंट्स नीचे जमीन पर थी और अनन्या उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे प्यार कर रही थी। जैसे वो उसके बदन के हर एक हिस्से को प्यार करता था, वैसे आज अनन्या भी उसकी पूरी बॉडी को अपने होठों से छू रही थी। कुछ देर बाद वो वापस ऊपर की तरफ आई तो मान्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ पल उसे चूम कर एक झटके में उसे अपने नीचे कर लिया और उसकी पूरी बॉडी को प्यार करने लगा। उसके कंधे, उसके हाथ, उसकी कलाई, उसकी गर्दन,
पेट, कमर, उसकी लोअर बॉडी, उसके पैर, मान्य ने एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा था जिस पर उसने उसे चूमा ना हो। उसके इस तरह चूमने से अनन्या और भी ज्यादा सिहर रही थी और खुद में ही सिमट रही थी, लेकिन मान्य ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे हुए थे और उसे खुद पर काबू भी नहीं करने दे रहा था। कुछ देर बाद वो वापस ऊपर की तरफ उठा और उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार भी था और एक दूसरे को पाने की तड़प थी। दोनों के जिस्म भी एक दूसरे को पाकर शांत होना चाहते थे। मान्य ने एक बार फिर से उसे हल्का सा कमर से थाम कर बेड पर पेट के बल लिटाया और फिर खुद पूरी तरह से उस पर झुकते हुए उसके अंदर समा गया तो अनन्या को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस दर्द में भी उसे अलग सुकून मिल रहा था। मान्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया था और उसकी गर्दन और उसकी पीठ को चूम रहा था। अनन्या मान्य का नाम लेते हुए मौन कर रही थी और मान्य उसकी पीठ को चूमते हुए उसके अंदर मूव हो रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। अनन्या ने भी अपना हाथ घुमाते हुए उसके चेहरे पर रख रखा था और उसके होंठ अपनी गर्दन और अपनी पीठ पर चलते हुए महसूस कर रही थी। ना जाने कितने ही घंटे मान्य उससे प्यार करता रहा। कभी वह अनन्या के ऊपर होता तो कभी अनन्या को अपने ऊपर ले आता। अनन्या को भी अब दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि वो पूरी तरह से मान्य को अपने अंदर महसूस कर रही थी। शाम होने तक दोनों यूं ही एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाते रहे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे। उस कमरे में उन दोनों की गर्म सांसें गूंज रही थी और एक दूसरे की हर सांस पर वो दोनों अपना हक जता रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी और मान्य और अनन्या दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए अभी भी बिस्तर पर थे, लेकिन अभी सिर्फ दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के जिस्म में समाये नहीं हुए थे। अनन्या आराम कर रही थी और मान्य उसे देख रहा था और नजरें लगातार खुद पर पाकर अब अनन्या उसके सीने में अपना सिर छुपाते हुए बोली, प्लीज मान्य, इस तरह मत देखिए, मुझे शर्म आती है। उसकी बात सुनकर मान्य मुस्कुराया और बोला, तो तुम इस तरह शर्माया मत करो, तुम्हें शर्माते हुए देखकर मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है। अगर तुम इजाजत दो तो एक बार और। उसने कहा ही था कि अनन्या ने उसे घूर कर देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे घर जाना है, सुबह से मैं यहीं पर हूं और आप भी कल रात घर नहीं आए, आप भी मेरे साथ ही चलिए। मान्य उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे कहीं और भी जाना था और वहां जाना थोड़ा जरूरी था, तो उसने अनन्या के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया ना। उसकी बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मान्य ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। अनन्या उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, आपको पता है, कल जब मैं ऑफिस आई तो वहां पर एक आदमी बात कर रहा था कि आप किसी लड़की के साथ होटल में है। मुझे वो सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बुरा नहीं सोचा। मुझे पता था कि आप कभी मुझे चीट नहीं कर सकते, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात जब आप घर नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें भी मुझसे दूर जा रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने जीना सीखा है मान्य, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। वो रोते हुए बोल रही थी और उसके आंसू मान्य के दिल को रुला रहे थे। उसने जाने अनजाने में ही अपनी साहिबा को तकलीफ दी थी, लेकिन कल वो जो आदमी अनन्या को मान्य के ऑफिस में पार्किंग एरिया में मिला था वो मान्य का आदमी नहीं है, वो शेखर राजावत का ही आदमी था। शेखर राजावत सिर्फ मान्य को नहीं बल्कि अनन्या को भी तकलीफ पहुंचाना चाहता था। वह चाहता था कि मान्य को इस हालत में अनन्या भी देखें, लेकिन मान्य ने उसकी सारी साजिश उसके ही खिलाफ कर दी थी। मान्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा साहिबा, ये मान्य और उसकी हर एक सांस सिर्फ तुम्हारी है। जब तक ये सांसें चलेगी तब तक ये मान्य सिर्फ तुम्हारा रहेगा। किसी और की तरफ जाना तो दूर, मेरी नजरें भी अगर किसी और पर जाए तो इन आंखों को मैं तुम पर कुर्बान कर दूंगा। ये दिल तुम्हारा नाम लेकर धड़कता है और तुम्हारा नाम लेकर ही धड़कता रहेगा। इस दिल की धड़कन हो तुम। उसके मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर अनन्या का रोना बंद हो चुका था। वो एक बार फिर से उसके सीने से लग गई और बोली, मेरे दिल की धड़कन भी आप है मान्य, मर जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर जीऊं तो एक पल भी आपके बिना ना जीऊं। अनन्या की बातें सुनकर मान्य को उसके लिए तो बुरा लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था।
वो मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा साहिबा, लेकिन अब उनके मरने का वक्त आ गया जिन्होंने तुमसे तुम्हारी सांसें छीनना चाही। तुम्हारी कसम, एक भी इंसान को अगर जिंदा छोड़ दूं तो मैं तुम्हारा मान्य नहीं। उसने अनन्या को एक बार फिर से अपने सामने करते हुए उसे चुप करवाया और फिर उसे कुछ देर और प्यार कर उसे ड्राइवर के साथ वापस घर पर भेज दिया। उसके जाने के बाद मान्य वॉशरूम में फ्रेश होकर आया और फिर अपने कपड़े पहनकर होटल से बाहर आ गया। ड्राइवर गाड़ी पहले से ही तैयार करके खड़ा था, लेकिन उसने ड्राइवर को साथ आने से मना किया और खुद अकेला ही गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन के बाहर था, जहां पर बाहर ही शेखर राजावत की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शेखर राजावत लॉकअप के अंदर से ही पुलिस वालों को धमकी दे रहा था। वो उन्हें अपने रुतबे के नाम पर धमका रहा था और बार बार उन्हें खुद को बाहर निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन पुलिस वालों के सिर पर जू भी नहीं रेंग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब शेखर राजावत सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार है जिस पर एक नहीं न जाने कितने ही केस चलने वाले थे। मान्य कपूर जिसे बर्बाद करने की ठान ले, उसे तो आबाद भगवान भी नहीं कर सकता। मान्य मुस्कुराता हुआ अंदर आया और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, कुत्ता भौंक रहा है और आप उसे चुप नहीं करवा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? जाइए, जाकर उसकी थोड़ी सेवा कीजिए ताकि वो आराम से बैठ सके। इंस्पेक्टर भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगा था। वो भी उसे देखते हुए बोला, करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं कपूर साहब, लेकिन इंतजार हमें आपका था। हमें लगा शायद ये काम आप अपने हाथों से करना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या? मान्य व्यंग से बोला और फिर मुस्कुराते हुए लॉकअप की तरफ बढ़ गया तो शेखर राजावत उसे गुस्से से देखते हुए बोला, कोशिश भी मत करना मुझे हाथ लगाने की, वरना मैं तेरे हाथ तुड़वा दूंगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे बचाने के लिए तो मेरा वकील आ जाएगा, लेकिन तुझे तो मैं वकील की भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, सीधा ऊपर भेज दूंगा। उसकी बातें सुनकर मान्य और भी ज्यादा हंसने लगा था। वो लॉकअप के अंदर आकर उसे देखते हुए बोला, सॉरी मिस्टर राजावत, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऊपर नहीं भेजूंगा। सॉरी, इतनी जल्दी ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम्हें मैं एरोप्लेन में नहीं एक पैसेंजर गाड़ी में भेजने वाला हूं, जो ना जाने कितने ही स्टेशन पर रुक कर जाएगी और उस सफर की बारी अब आ चुकी है। कहकर उसने सामने खड़े एक कांस्टेबल की तरफ इशारा किया तो उसने एक मोटा डंडा मान्य के हाथों में पकड़ा दिया। उस डंडे को देखकर शेखर राजावत की आंखें हैरत में फैल गई। वो जल्दी से मान्य की तरफ बढ़ा और उस डंडे को उससे छीनने लगा, लेकिन मान्य ने एक जोरदार डंडा उसके घुटनों पर मारा तो वो दर्द से करा उठा और सीधा नीचे जमीन पर गिर गया। उसे नीचे गिरते हुए देख मान्य मुस्कुराया और बोला, क्या बात, अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ और तुम थक गए? ऐसे कैसे चलेगा रावत साहब, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। कहकर उसने जोर से उसके कंधे पर वो डंडा मारा तो शेखर राजावत एक बार फिर से दर्द से चिल्लाया और इस बार उसकी चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज गई। वो मान्य को देखते हुए बोला, तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम जिस लड़की के लिए ये सब कर रहे हो वो पागल है और उसके साथ रहकर तुम भी पागल हो चुके हो, इसलिए मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो, लेकिन ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। अनन्या के लिए पागल शब्द सुनकर ही मान्य सच में पागल हो चुका था। अब वो गुस्से में कांपता हुआ शेखर की तरफ देख रहा था और उसके हाथों में पकड़ा हुआ डंडा और भी ज्यादा कसता जा रहा था। उसने जोर से उसकी पीठ पर वो डंडा मारा और फिर बिना रुके उसे मारता ही रहा। शेखर राजावत दर्द पर चिल्लाता रहा, लेकिन ना ही किसी ने मान्य को रोका और ना ही किसी ने शेखर राजावत को बचाया। मान्य उसे लगातार डंडे से मारता रहा और तब तक मारता रहा जब तक वो डंडा टूट नहीं गया। शेखर राजावत भी पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन मान्य का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। अब मान्य ने उसे अपने पैरों और हाथों से भी मारना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पैर भी लाल हो चुके थे और ना जाने कितनी ही बार उसके खुद के हाथ पर भी चोट लगी, लेकिन मान्य अभी भी नहीं रुका। जब इंस्पेक्टर ने देखा कि शेखर की हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई है तो वो जल्दी से लॉकअप के अंदर आया और मान्य को रोकने लगा।
इस वक्त मान्य इतना ज्यादा गुस्से में था कि किसी के काबू नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उस इंस्पेक्टर ने किसी तरह मान्य को संभाला, क्योंकि अगर शेखर राजावत मर जाता तो बात कानून पर आ जाती। मान्य भले ही गुस्से में था, लेकिन फिलहाल उन्हें शेखर राजावत को मरने नहीं देना था। मान्य ने मार मार कर शेखर राजावत को अधमरा कर दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर को बीच में आना पड़ा ताकि शेखर राजावत कहीं सच में ना मर जाए। अगर वो मर जाता तो बात कानून पर आती। वो उन्हें मारने जरूर वाले थे, लेकिन तड़पा तड़पा कर, तभी तो मजा आता। इंस्पेक्टर ने मान्य को रोक तो लिया था, लेकिन मान्य अभी भी गुस्से से शेखर को देख रहा था। अनन्या के लिए एक लफ्ज और मान्य बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। वो अपनी साहिबा के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता था। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। उसकी सांसें भी बढ़ चुकी थी। वो हाँफ रहा था। अब वो शेखर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जिंदा छोड़ रहा हूँ तुझे, लेकिन तेरी ये सांसें सिर्फ कुछ ही दिन की है। अगर इन्हें अपने हाथों से खत्म ना करूं तो मैं भी मान्य कपूर नहीं। तूने मेरी साहिबा को तकलीफ दी थी ना, अगर तुझे उस तकलीफ का 1000 गुना ना दूं तो मैं भी मेरी साहिबा का मान्य नहीं। कहते हुए वो अभी भी शेखर को घूर रहा था। अब उसने लॉकअप से बाहर की तरफ देखा, जहां एक आदमी अपने हाथों में एक छोटा सा पैकेट लिए खड़ा था। मान्य उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर इंस्पेक्टर को उस आदमी को अंदर लाने के लिए कहा। चाहे कानून हो या बिजनेस, हर चीज मान्य की जेब में थी। वो आदमी अंदर आया तो शेखर भी हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। वो और कोई नहीं, उसका खुद का आदमी था। अब उसे समझ में आया कि उसकी सारी साजिश खुद उस पर ही उल्टी क्यों पड़ गई। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तूने मुझे धोखा दिया। अब तू देखना इस मान्य के साथ साथ। वो अभी बोल ही रहा था कि मान्य उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, पागल वहशी हुए कुत्ते को धोखा नहीं दिया जाता, उसे उसके ही जाल में फंसाया जाता है। इतना कहते हुए उसने उस आदमी के हाथों में पकड़ा हुआ पैकेट खोल दिया था और उनके अंदर रखी चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था। शेखर भी हैरानी से उसे देख रहा था। मान्य ने उसके अंदर से इंजेक्शन और एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें वो ड्रग्स था। उसने उस इंजेक्शन में उस ड्रग को भरा और फिर अपने आदमी को शेखर को पकड़ने के लिए कहा। चाहे वो अधमरी हालत में था, लेकिन मान्य उसे और तड़पाना चाहता था। उसे पकड़ने के लिए उस आदमी ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने जो कि बेहद नुकीले थे। उसे वो ग्लव्स पहनते हुए देख शेखर को पहले ही अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा। वो आदमी शेखर की तरफ आया और जानबूझकर उसे गर्दन और उसके हाथों से पकड़ा ताकि उसे वो नुकीले कांटे अच्छी तरह से चुभे। शेखर दर्द से चिल्ला उठा। वह तड़पते हुए गुस्से से उसे देख रहा था, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर किसी की सियासत गिरानी हो तो उसके सबसे अहम वजीर को अपनी तरफ कर लो सियासत। क्या वो आदमी खुद अपने घुटनों के बल गिर जाएगा? और मान्य ने बिल्कुल यही किया था। पैसों के आगे हर कोई बिकता है, ये बात यहाँ बिल्कुल सच थी। और दौलत के मामले में मान्य से ज्यादा रईस कोई भी नहीं था। उस आदमी ने उसे अच्छे से पकड़ रखा था और अब मान्य भी अपने पैरों के बल बैठा और फिर शेखर की तरफ देखते हुए बोला, इस नशे से तूने ना जाने कितनी ही जिंदगी खराब की थी। मैं जानता हूँ इसका असर कितना भयानक होता है, क्योंकि इसके असर को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और अपनी साहिबा को उस तकलीफ से गुजरते हुए देख उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई थी, और अब उससे भी हजारों गुना तकलीफ तुझे होगी। कहते हुए उसने वो इंजेक्शन शेखर की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसने वही बैठे बैठे 2 बार उस इंजेक्शन को और भरा और शेखर की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जिस एक इंजेक्शन से ही आदमी पागल हो जाता था, उसकी 3 डोज शेखर की बॉडी में जा चुकी थी। उन सभी इंजेक्शन को मान्य ने उस आदमी को पकड़ाए और बोला, इन्हें डिस्पोज कर देना। कहते हुए मान्य ऊपर उठ चुका था और उसकी नजरें शेखर पर थी जो अभी से तड़पना शुरू हो चुका था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। इंस्पेक्टर ने मान्या की तरफ देखा और बोला, कपूर साहब ये बात तो गलत है आपकी। आपने तो पागल कुत्ते को और भी ज्यादा पागल कर दिया, अब इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ना संभले तो रस्सियों से बांध देना, लेकिन कुत्ता हलाल मत करना। कहकर मान्य व्यंग से मुस्कुराया और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गया।
शेखर राजावत अब कांपने लगा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भर चुका था और उसका पूरा चेहरा और बाकी शरीर लाल होने लगा था। उसकी जगह जगह पर खून आ रहा था और गहरी चोटें लगी हुई थी जिनका इलाज तो दूर उन्हें और ज्यादा तकलीफ देने के लिए मान्य ने कांस्टेबल को पहले ही बोल दिया था। बाकी सब चीजें एक तरफ थी, लेकिन ये नशा जो उसे दिया गया था इसमें वो सच में पागल होने वाला था। वो चीख चिल्ला रहा था और उसकी चीखें सुनकर वहां खड़े अभी पुलिस वाले हंस रहे थे, क्योंकि अब शेखर अपने कपड़े उतारने लगा था। मान्य पुलिस स्टेशन से तो बाहर आ चुका था, लेकिन अब उसे कहीं और जाना था। आखिर उसे परिधि से भी तो मुलाकात करनी थी। उस पागल खाने से मान्य को पता चल चुका था कि अनन्या को वहां पर भेजने वाले लोग कोई और नहीं खुद नमन और परिधि थे, और अब वो परिधि को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। द क्वीन होटल। एक आलिशान कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई परिधि तड़प रही थी। उस पर ड्रग्स का नशा अभी भी था, क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही इंजेक्शन दिया गया था। जिसने अनन्या को तड़पाया था उनका तड़पना तो बनता था। मान्य ने ही अपने आदमी को उस इंजेक्शन देने के लिए कहा था। उस कमरे का दरवाज खुला और मान्य अंदर आया। परिधि ने उसकी तरफ देखा तो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। इस वक्त वो पूरी तरह से नशे में थी और इस नशे का सबसे ज्यादा असर यही होता था कि इसे लेने वालों को फिजिकल डिजायर होती थी। उनके सामने जो भी शख्स आए वो उनके साथ इंटीमेट होने को बिल्कुल तैयार होते थे, और अगर ये चीज ना हो तो वो और भी ज्यादा तड़पने लगते थे। मान्य को अपने सामने देखकर उसके पास आई परिधि जल्दी से मान्य के कपड़े उतारने लगी, लेकिन मान्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोला, कोशिश भी मत करना, मेरे जिस्म पर हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरी साहिबा का है। परिधि एक बार फिर से उसे हाथ लगाते हुए बोली, प्लीज एक बार मुझे अपने साथ इंटीमेट हो लेने दो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आई वॉन्ट यू बैडली। मैं जब तक इंटीमेट नहीं होती तब तक ये तड़प मेरी जान लेती रहेगी। प्लीज लेट मी डू दिस। मैं तुम्हें भी सेटिस्फाई कर दूंगी। उसे अपने सामने तड़पते हुए रिक्वेस्ट करते देख मान्य हंसने लगा और उसे यूं हंसते हुए दे परिधि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। मान्य ने उसे हल्का सा धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर गई, लेकिन फिर जल्दी से वो खड़ी हुई और अपने कपड़े उतारते हुए बोली, प्लीज एक बार मेरे करीब आ जाओ, मैं सच में बहुत ज्यादा तड़प रही हूं। मुझे सांस भी नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर मान्य हंसते हंसते रुका और फिर एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, नहीं सांस आ रही तो मर जाओ। तुम्हारे मरने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जब तक जिंदा रहोगी तब तक मुझे तकलीफ होती रहेगी और मैं तुम्हें तकलीफ देते रहूंगा।